बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। एक जबरदस्त से हफ्ते का और एक नई सुबह का आगाज कर चुके हैं और हमारे साथ हैं एक्सप्रेसो के नए एपिसोड के साथ। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमिला हसन। मंडे का दिन है, अभी यानी पार्टी शुरू हुई है। पूरा हफ्ता आपका और हमारा साथ रहने वाला है। मंडे को नॉर्मली मुझे तो बहुत मंडे ब्लूज होते हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा होता सुबह सुबह उठने का, लेकिन फिर हम इस एनर्जी के साथ आते हैं कि आपके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा, हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। एक लम्हे के लिए मुझे लगा आप कहने वाली है कि मंडे का बहुत इंतजार होता है कि कब मंडे आए और हम आगे प्रोग्राम शुरू करें। वैसे कभी कभी ऐसा लगता है जब आपके संडेज बोर गुजरते हैं तो आपका दिल करता है कि यार रूटीन के मुताबिक वो चीजें नहीं हो रही, तो आपका ऑफिस आने को भी दिल करता है और काम करने को भी दिल करता है। सो अगर आप ऑफिस चले गए हैं, ऑफिस में हमें देख रहे हैं तो हैव अ गुड डे। अगर जाने वाले हैं तो देन इवन हैव अ बेटर डे बिकॉज मे बी आज असाइनमेंट ज्यादा हो, वर्कलोड ज्यादा हो मंडे की वजह से। खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पोल के हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामोफोबिया का इस वक्त एक बार फिर जिन बेकाबू नजर आता है दुनिया भर के अंदर। कल हमने देखा फ्रांसीसी सदर और फ्रांस की आवाम की जानिब से जो रिएक्शन किया गया इस्लाम के खिलाफ, उसी हवाले से हमारा पोल है कि क्या आप इस्लामोफोबिया के हवाले से जो सोशल मीडिया का किरदार है उसको रोकने के लिए क्या आप उससे मुतमईन हैं या नहीं है, इस पे आपने हमें जवाब बिल्कुल। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने जो राय है उससे आगाह कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हम मजीद भी अपने शो में जाके डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपने अपने पोल से, अपने वोट से आगाह करना है। उसके बाद हम पोल के रिजल्ट जो है शो के एंड में अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइन। पीडीएम का कोयटा में पावर शो, बलोचिस्तान की महरूमियों पर हुकूमत और मुल्की इदारों पर लफ्जी गोलाबारी। हुकूमत का मुल्की इदारों का भरपूर दिफा, पीडीएम के कौमी सलामती के खिलाफ बयानिए पर वजीर आजम का नोटिस, हिकमत अमली आज तय की जाएगी। फ्रांसीसी सदर इस्लामोफोबिया का शिकार, वजीर आजम इमरान खान ने इस्लाम मुखालिफ मवाद पर होलोकॉस्ट जैसी पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से बात होगी, उनकी किताब राका पोशी नगर पर। ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल करने वाले आरिफ अनीस होंगे एक्सप्रेसो के खुसूसी मेहमान। ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक पर आ गई, शहरी रोजाना सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक सफर कर सकेंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात का इब्तिदाई मरहला, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वोट कास्ट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, बाबूसर टॉप सयाहों और मुसाफिरों के लिए प्रोग्राम में भी। लेकिन उससे पहले आज आपके शहर का मौसम कैसा है, सुहाना है या नहीं है, हमने आपको बताना है। खैर, सबसे पहले हम बात करेंगे शहर लाहौर की, पाक्स का शहर और जिंदा दिलान का शहर लाहौर। 31 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर का टेम्परेचर है। इसका मतलब ये कि लाहौर मुकम्मल ठंडा नहीं हुआ लेकिन गर्म भी नहीं रहा। सो इस कैपिटल इस्लामाबाद 29 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्लैंकेट्स निकल चुके हैं। रात की हम अगर बात करें, दिन में भी मौसम बेहतर है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ बात की जाए पेशावर के मौसम की, तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 12 रहने वाला है। और इसके साथ साथ अगर कोयटा की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24, जबकि कम से कम 6 डिग्री होने वाला है। सो ओवरऑल यहाँ पे भी कुछ मौसम सुहाना ही है और इस पे हम मजीद ही बात करेंगे। कोयटा की मैंने बात की है तो कोयटा के साथ ही हमारी बड़ी खबर जो है वो रिलेटेड है। पीडीएम का पावर शो हुआ, इस हवाले से हमारी बड़ी खबर है, आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। कोयटा में कल कर दिया पीडीएम ने तीसरा बड़ा शोर। सबसे पहले इसी की हम बात करेंगे, हुकूमत मुखालिफ तहरीक की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त तलखियां तो रूज पर हैं। गुजरावाला और कराची के बाद कल पीडीएम का तीसरा बड़ा जलसा हुआ कोयटा के अंदर, जिसमें अपोजिशन रहनुमाओं ने बलोचिस्तान की महरूमियों को लेकर हुकूमत की पॉलिसीज और मुल्की इदारों पर एक बार फिर भरपूर लफ्जी गोलाबारी की। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम तमाम मुल्की इदारों को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान ने हुक्मरानों के खिलाफ जद्दोजहद तेज करने का भी ऐलान कर दिया है। तमाम कुछ रहनुमा जज्बात में आकर रेड लाइन क्रॉस कर गए और मुतनाज़ा खिताब करके कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। उधर हुकूमती मैदान में आई वफाकी वज़रा ने मुल्की इदारों का भरपूर दिफा किया। पीडीएम के बयानी को मुल्क दुश्मन एजेंडा करार देते हुए बगावत का मुकदमा दर्ज कराने का भी अंदिया दे दिया है। वफाकी वज़रा ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान को तोड़ने की ख्वाहिश रखने वाला भारत नवाज शरीफ से क्यों मोहब्बत करता है। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वजीर आजम ने कौमी सलामती के खिलाफ बयानिए का
नोटिस ले लिया है और आज हिकमत अमली तय की जाएगी कि पीडीएम के साथ क्या होना चाहिए। बात है कि क्या पहले मुकदमे दर्ज नहीं हुए, क्या गुजरावाला जलसे से पहले एपीसी के बाद, और क्या कराची जलसे के बाद मुकदमात दर्ज नहीं हुए, क्या मुकदमात का कोई नतीजा निकला? इस सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। क्या हुकूमत सही खतूत पे सोच रही है सिचुएशन को टैकल करने के लिए, या हुकूमत को चेंज करनी होगी अपनी लाइन ऑफ थॉट? इस पे बात करते हैं। अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, आप इनको जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल टाइट। उनसे पूछते हैं कि वो इस पे क्या राय रखते हैं। जनरल साहब, पीडीएम की तहरीक जारी है, रहनुमाओं की मुल्की सालमियत के खिलाफ बयानात भी आ रहे हैं। एक तो ये बयानिया जिसकी हम बात करें, सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये कितना खतरनाक लगता है मुल्क के लिए और मुल्क की सलामती के लिए? जनरल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब जलसा हुआ और उसमें जो स्पीकर जैसे बोले, वो यूं लगता था कि कोई भारतीय स्पीकर और बीजेपी का जलसा है। एक शख्स ने बलोचिस्तान को, अवैस नूरानी ने बलोचिस्तान को अलग रियासत बनाने की बात की। ये गद्दारी, सेडिशन के जुमरे में आती है बात। वहां पे बैठे हुए किसी शख्स को तौफीक नहीं हुई कि वो इसको रोकता या बाद में उठ के कहता कि जनाब ये इनके जो ख्यालात हैं हम उससे इत्तफाक नहीं करते। सब खामोश रहे, एक तायीद की, और मैं समझता हूं कि शरीके जुर्म है सारे। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम बाहर के दुश्मन का मुकाबला करें, वो हमें पता है कौन, हम उसकी कारगुजारी जानते हैं, हम उसके हथियार जानते हैं, उसके तौर तरीके जानते हैं, लेकिन जो अपनी सफों में छुपे हुए हैं, ये वो जुर्म है, वो हमारे दुश्मन हैं, जिनको आप पहचानते हुए भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदों के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। जंग असल में इनके खिलाफ है, क्योंकि ये आपके पीछे से टांगे खींच लेंगे। मियां साहब ने पूरे पिछले अपने जो टेन्योर था उसमें साजिशें की फौज पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, आर्मी, उनका फर्ज है कि वो दिफा करें बाहर से, जो हमारे खिलाफ कोई अगर थ्रेट है, हमें कोई खतरा है, उसका भी दिफा करें, और मुल्क के अंदर जो थ्रेट है उसका भी दिफा करें। और जब ये दिफा करेंगे तो किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो ये कहे कि हम सियासत कर रहे हैं, आप दखल न करें। ये सियासत नहीं है। अच्छा जनरल साहब, हुकूमत ने ये ऐलान किया कि कौमी सलामती के खिलाफ जो बयानिया है पीडीएम में कल जो हिकमत अमली बनाई जाएगी इसके खिलाफ हुकूमत की तरफ से, क्या सिर्फ मुकदमात होंगे या इसके अलावा भी कोई इकदाम उठा पाएगी गवर्नमेंट? देखिए, कुछ इकदाम तो हो सकते हैं ऐसे कि पाबंदी लगा दें, या कुछ वो कोई ऐसा चेक सिस्टम रखें कि ऐसी बातें जो हैं वो मीडिया पे ना आ सकें। लेकिन उनके अलावा असल रास्ता वही है कि आप मुकदमात बनाएं और इन लोगों को अरेस्ट करें जो इस तरह की, मसलन नबी अवैस नूरानी है, इसका कोई हक नहीं है कि ये बाहर आपको फिरता नजर। इस आदमी को अंदर बंद करके इसकी पूरी इंटेरोगेशन होनी चाहिए कि ये किसके लिए काम कर रहा है। इसने इंतहाई घटिया तकरीर की थी कराची में। ये 2 टके की पार्टी का आदमी जिसका न सर न पैर, और वो इस तरह की बातें करे, ये लाजमन तशवीशनाक है। हुकूमत को अपनी रिट कायम करनी चाहिए, इस आदमी को पकड़ना चाहिए और इसको बाकायदा सजा दिलवानी चाहिए। ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेना चाहिए अवैस नूरानी को, ओके, लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट के ऊपर बहरहाल प्रेशर तो है। पहला पावर शो भी तगड़ा था, दूसरा भी बहुत अच्छा था, और तीसरा भी कल बुरा नहीं था। क्वेटा में इतना बड़ा पावर शो, क्या गवर्नमेंट दबाव में है जनरल साहब इस सारी सूरत हाल के बाद? देखिए, हुकूमत दबाव में नहीं है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के बयानिए को काउंटर करे, क्योंकि ये बयानिए जो कुछ भी ये कर रहे हैं, दर हकीकत ये भारत की खिदमत कर रहे हैं। हमारे जितने भी ये अपने आप को सियासतदान कहते हैं, लेकिन सियासतदान नहीं, ये सारे इस वक्त मेरी नजर में वतन दुश्मन है। और ये वो बयानियां लेके चले हुए जो भारत को सूट करता है। लिहाजा हुकूमत को इस बात की परेशानी जरूर होगी कि बहुत से बाहर से, भारत से बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडे की कैंपेन शुरू हो जाए। जैसे मरियम ने मसलन मिसिंग पर्संस की बात की, मरियम को पूछे जाके कि अभी मिसिंग पर्सन तो वो है जो पहाड़ों में, वो अपने घरों में तो नहीं रहते, जो आके फौज पाकिस्तान पे हमले करते हैं। वो घरों में रह रहे, घर से जाते हैं बता के कि हम चले हमला करने। मिसिंग तो वो हैं जो घरों में रह नहीं रहे, जो बाहर पहाड़ों में छुपे। इस तरह की बातें करके आप दुश्मन मुल्क को मौका देते हैं अपने मुल्क के खिलाफ बातें करने का। आपको शर्म आनी चाहिए। जहां का खाते हैं वहीं उस पे पेंदे में सलाद करते हैं आप।
यानी कि जो बयानिया है ये जो दुश्मन मुल्क है उसको एक शय दे रहा है आपने आपके मुताबिक, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अवामी पजीराई की बात करें, इस बयानी से क्या अवामी पजीराई हासिल कर पाएगी पीडीएम? देखिए, अवामी जो हमारी कौमी सलामती का जहां तक ताल्लुक है, उसके लिए भी हुकूमत को ये पॉइंट्स बाहर लाने चाहिए, समझाने चाहिए अवाम को, ताकि अवाम किसी गलत सिमत में न चल पड़े, क्योंकि ये बड़े चालाक लोग हैं। मसलन मियां साहब सवाए झूठ के उनके पल्ले कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं, लिहाजा उनके बयानात भी झूठ होते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जनाब आप ये नाम लिया उन्होंने हमारे DISI का, और उनसे कहा कि फैज अली साहब अगर आप अपना वक्त पेशा वराना कामों पे लगाते तो उस वक्त आप देखते फिर कश्मीर के लोगों में ये आज मुसीबत ना होती, कश्मीरी ये भुगत रहे हैं। ये वो शख्स कह रहे हैं जिसने अपने दौर में कश्मीर का कभी नाम लिया, रस्मी तौर पे नाम लेता था वो सिर्फ उस वक्त जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके तकरीर करता। तो जो शख्स ये इस तरह के बयान देता हो, उसके ऊपर पाबंदी और उसका कुछ न कुछ इंतजाम करना चाहिए, ताकि ये जो झूठ बोल बोल के कौम के इन्होंने मत मारी हुई है, ये वो शख्स है ना जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जायदादों के जाली कागजात जमा कराए। जो ये जालसाजी कर सकता है उससे आप क्या तवक्को नहीं कर सकते। जाली वोट भी डलवा सकता है, इलेक्शन को रिग भी कर सकता है, और भी जो भी काम आप करवाना चाहें। जब इंसान का जमीर साफ ना हो तो फिर उसको कौन सी चीज रोकती। एक प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे बैठा हुआ आदमी उसको जेब देता था कि वो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश। ठीक है, ठीक है। अच्छा जल साहब, आखिर में ये भी बताइए कि इस वक्त दो बयानियां हमारे सामने हैं। ओपोजिशन कह रही है कि हमने हुकूमत को दिसंबर में घर भेजना है, हुकूमत कह रही है कि हमने जनवरी में नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाना है। इन दोनों में से कामयाब कौन होता नजर आता है आपको? देखिए, हुकूमत जनवरी में नवाज शरीफ को नहीं ला सकती, नवाज शरीफ को लाने का कोई जरिया नहीं है। सही। ये बरतानिया का तौर तरीका नहीं कि वो लोगों को वापस करें। अगर आज वो किसी एक को वापस कर दे तो फिर आइंदा के लिए उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, उनको सबके लोग वापस करना पड़ेगा। लेकिन यही लोग हैं जो उनकी खुशहाली का जरिया है, यही लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्कों से दौलतें लूट लूट के बरतानिया में रखी हुई, और बरतानिया में जो एक प्रॉपर्टी कहीं 1 लाख पाउंड की थी वो आज 20 लाख पाउंड की है। तो उनके लोग कमा रहे हैं, उनकी माली हालत बेहतर हो, लिहाजा वो कैसे किसी को पकड़ा दें कि जनाब वो अपने मुल्क के ऊपर गुर्बत तारी कर। वो हर मुल्क के लुटेरे को वहां पे वेलकम करेंगे और उनको सहूलत भी देंगे और तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे। तो ये तो इमरान खान भूल जाए कि वो ले आएंगे, ऐसे ही बिला वजह उसको रोज नारेबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत है निकालने का कि हुकूमत को गिरा सकेंगे, तो वो भी नहीं हो सकेगा। ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें एक तो अपने मकासद सबके अलग अलग हैं, दूसरे इनके पल्ले है क्या। इमरान खान ने तो 2 साल हुकूमत की है, ये तो 10-15 साल हुकूमतें करके कुछ नहीं देखे गए। आप सोच सकते हैं कि एक पार्टी जिसने 3 इलेक्शन लड़े रोटी कपड़ा मकान पे, तो दे दी रोटी कपड़ा, तो बेवकूफ होंगे लोग जो उनकी बात में अगर कोई आ जाए। इनसे ज्यादा झूठे करप्ट कोई और लोग हैं। राइट जल साहब, ये बड़ा मुश्किल है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत को। राइट जल साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। सुबह आपने हमें ज्वाइन किया, और ये कहते हैं ना बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इस सारे अमल के अंदर नुकसान ना हुकूमत का हो रहा है ना अपोजिशन का हो रहा है, रियासत पाकिस्तान का हो रहा है। रियासत पाकिस्तान अवाम का ख्याल करें। और अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में भी बहुत कुछ है जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहेंगे एक्सप्रेसो। खुशामदीद एक बार फिर। और अब बात करते हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से, जिसका शिकार इस वक्त पूरी दुनिया नजर आती है। ये तो एक ऐसी सोच का नाम है जो दुनिया भर में इस्लाम और मुसलमानों को दहशतगर्दी की अलामत साबित करने के लिए इस वक्त कोशा है मुसलसल। और सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड एरिना के ऊपर इसके हवाले से बात करें तो इमरान खान ने इस पर आवाज़ उठाई थी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लास्ट ईयर, जब उन्होंने अपनी स्पीच की थी सितंबर में। और इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। जैसे कि हम न्यूजीलैंड वाले वाक़े की एग्जांपल देते हैं, उसमें बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया गया और मारने वाला मुसलमान नहीं था। इसीलिए बहुत सारे वाक़यात इसी तरह के पूरी दुनिया में होते हैं। लेकिन महज एक सोच को बुनियाद बनाकर या एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पूरे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करना ही इस्लामोफोबिया है। और इस वक्त
दानिस्ता तौर पर फ्रांसीसी सदर जैसे जो मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडरान हैं वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। कल कुछ ऐसे ही खाके शाये किए गए फ्रांस के अंदर, जिस पर पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और सभी ममालिक ने इस पर अपनी रिजर्वेशन का इजहार भी किया है। इसी हवाले से हमने बात भी करनी। कुल और दीगर रहनुमाओं की तरह बात की जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी फ्रांसीसी सदर के बयान की शदीद मजम्मत की और उसे मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी जो साजिश है वो करार दिया गया। फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग को खत भी लिखा है और मुतालबा किया है कि इस्लाम मुखालिफ मवाद पर होलोकास्ट जैसी पाबंदियां लगाई जाएं। सोशल मीडिया की बात की जाए तो ट्विटर पर बाइकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स टॉप ट्रेंड बन चुका है और कई एसोसिएशंस ने फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकॉट का भी ऐलान कर दिया है। इसी पर हम डिटेल डिस्कशन जी बिल्कुल, इसी पे हम बात करते हैं। इस वक्त हमें हाफिज ताहिर अशरफी साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो मशरिक़ वुस्ता के ऊपर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, बड़ी अहम मजहबी शख्सियत भी हैं और बैनुल-अक़वामी हालात के तनाजुर में भी बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि हाफिज साहब इस पर क्या राय रखते हैं और हुकूमत की क्या हिकमत अमली है मजीद। हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो इस्लामोफोबिया को लेकर जो दुनिया का रवैया है इस पे अपना इजहार राय कीजिएगा और इमरान खान साहब जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं खास तौर पे कल के वाक़े के बाद, इस पे भी हमें बताइएगा हुकूमती पॉलिसी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब का तो रोज़ अव्वल से मौक़िफ़ ये है कि जो मुसलमानों के मुक़द्दसात हैं, आसमानी मज़ाहिब हैं, कुतुब हैं, अम्बिया हैं, उनके तक़द्दुस का अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर कानून साजी हो ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो। और ये मामला उन्होंने पिछले साल अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया था, OIC में भी उठाया और अब भी हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। मैं आपको बता दूं कि आज हमने फ्रांसीसी सफ़ीर को वज़ारत ख़ारिजा में तलब किया है और उसे मुसलमानों के एहसासात और जज्बात जो हैं वो बताए जाएंगे और बताया जाएगा कि इसके मामला नाकाबिले कबूल है। हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज है। इमरान खान साहब ने कहा है कि इस कदम से दहशतगर्दी को, इंतहा पसंदी को, मुतशद्दिद गिरोहों को फ्रांसीसी सदर तक़वियत दे रहे हैं और किसी भी लीडर को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसके मुल्क में रहने वाले जो हैं उनके जज्बात क्या हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी कायनात के लिए रहमत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। तो ये जो कुछ अमल हो रहा है इससे बैनुल मज़ाहिब रवादारी और मुकालमा भी मुतासिर हुआ है और इससे दहशतगर्द और इंतहा पसंद कुव्वतों को तक़वियत मिली है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि ये किसी सूरत इस तरह का कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह हम इस्लामी ताउन तंजीम में भी इस पर करारदाद लेके जा रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब और वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ आपने देख लिया कि उन्होंने फेसबुक के प्रेसिडेंट को भी खत लिखा है और कल पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ हमेशा की तरह वाज़ेह कर दिया है कि हमें आका जी। अच्छा हाफिज साहब, ये भी हम साथ साथ जानना चाहेंगे कि मुस्लिम ममालिक की बात की जाए, कल तो सदर ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी, क्या कोई मुस्तकिल हिकमत अमली बनाई जाएगी चाहे वो अरब ममालिक के हवाले से हो या OIC के हवाले से हो? देखिए, इस सिलसिला में पाकिस्तान की कोशिश है और बिलखुसूस मोहतरम वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तो मुसलसल लगे हुए हैं। 27 रमज़ान की रात थी, बैतुल्लाह का जवार था, मक्का मुकरमा था, वहाँ OIC के सरबराही इजलास में भी इमरान खान साहब ने यही कहा था। तो हमारी यही कोशिश है और इसी तरह मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि इस्लामी ताउन तंजीम, राब्ता आलम इस्लामी और दुनिया की दिगर जो आलमी तंजीमें हैं उन्होंने इस पर एक सख्त एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया है। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी लाहौर में इंशाअल्लाह मेरी इजाज़त से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें हमारे मसीही कायदीन भी हैं, मुस्लिम कायदीन भी हैं और ये मसला खाली मुसलमानों का नहीं है। बेशक ऐसी है। हर अमन चाहने वाले का ये मामला है कि ये सिलसिला बंद हो। ठीक है हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच भैया, आपने हमें ज्वाइन किया और सुबह हमें वक्त दिया इस अहम मौजू के ऊपर। और ये मौजू तो ऐसा है कि इस पर हम जितनी बात करें कम है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से बढ़कर किसी मुसलमान के लिए कुछ नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल ऑन फ्रंट लाइन इसका मुकाबला कर रहे हैं, पूरी कौम उनके साथ है, पूरी मुस्लिम उम्मा उनके साथ है। सो इस तैयब उर्दगान और तमाम इस्लामिक लीडरशिप, आई होप कि बैनुल-अक़वामी दुनिया इस मामले को समझे। इसी पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और सबसे पहले तो नहीं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इस सेगमेंट में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑरेंज लाइन ट्रेन की, जो कि आज
चल पड़ी है। और ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से आपको बताते चलें कि इतने अरसे से लाहौर के बासी इंतजार कर रहे थे कि अब चलेगी ट्रेन, तारीख पे तारीख मिलती रही और बिलाखिर कल वो तारीख आई गई कि वजीर आला उस्मान बुज़दार ने इस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। और इस ट्रेन के अगर हवाले से बात की जाए तो ट्रेन रोजाना सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक आप तमाम तर मुसाफिर जो हैं मतलब हम आ सकते हैं। हम आ सकते हैं। अब हमने कल से इमरान हसन को उसी पे कहना है कि आप ऑरेंज लाइन ट्रेन पे आएंगे। अच्छा, बात कीजिए तो रोजाना तकरीबन 2.5 लाख मुसाफिर जो हैं वो इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे, शहर लाहौर की तारीखी इमारतों का नजारा कर सकेंगे। और रोजाना तकरीबन अगर हम बात करें तो ये तमाम 2.5 लाख वैसे बहुत बड़ा नंबर है, इसका नंबर भी है। उसके साथ साथ इमरान इसका जो किराया उसके हवाले से काफी मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा था। लोग कह रहे थे कि जी 40 रुपए जो एक तरफा किराया, एक साइड का किराया, वो थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, मुझे सारी मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ। कल ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर्जे से बना है या नहीं बना, ये सियासी बहस है। शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट की और कल ट्वीट करते हुए हुकूमत में रहते हुए उन्होंने कहा ये एक नाकाम मंसूबा है। मतलब गिल साहब, आपकी हुकूमत में शुरू हुआ है और अवाम खुश है इस पे, लाहौर वाले खुश हैं। पाकिस्तान की पहली ट्रेन है जो कि बन रही है और उस पे आप कह रहे हैं सिर्फ अपनी सियासत के लिए कि नाकाम मंसूबा है। आपको लोग सुनते हैं, इतनी बड़ी फॉलोइंग है आपकी, महज अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसी बात कर देना, लोगों के दिल पे बहुत, मेरे दिल पे कम से कम बहुत गिरान गुजरी है ये बात, लोगों के दिल पे भी आप एक जिम्मेदार जगह पे बेहतर बात और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि एक तरफ तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इसका इफ्तिताह किया तो दूसरी तरफ नून लीग ने भी इसका अलग से इफ्तिताह किया। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि उन्होंने कहा जी हमारा मंसूबा है तो हम भी इफ्तिताह करेंगे। चले, इसमें अच्छी बात ये कि नून लीग का वोटर हो या पीटीआई का वोटर हो, वो दोनों इसको ओन करेंगे और कम से कम साफ रखेंगे, अच्छे से चलाएंगे। 40 रुपए इसका किराया है, लाहौर वालों के लिए बड़ी सहूलत है। जो भी इस पे सवालात हैं जी जैसे भी बनी है, लेकिन अब ये पाकिस्तान का मंसूबा है, हमने इसे मिलकर चलाना भी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज चूंकि पीर है और पीर के दिन हम खास तौर पे बात करते हैं हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में को लेकर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के उस सफर के बारे में जिसको जानना बहुत सारे लोगों के लिए इसलिए भी लाजिम है कि उनको पता चले कि इससे पहले ट्रैवल कैसे किया जाता था और वो जगह जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है कैसे एक्सप्लोर करना है। अच्छा, इससे पहले कि हम आज राकापोशी नगर के हवाले से आपको बताएं सेगमेंट में, ये भी बताना जरूरी है कि अनकरीब हम जो तारड़ साहब का सफर है केटू का, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे और उनसे जानेंगे केटू बेस कैंप तक जाना है और कैसा रहा उनके लिए। आज राकापोशी नगर की आखिरी एपिसोड है तो वो भी आप अपने देखने वाले हमारे एंजॉय करें। बिल्कुल, आप देखिए और हम वापस आते हैं। बहुत नायाब तरीका है ना, बड़े तजर्बे के बाद सीखा है, क्योंकि पानी माशाल्लाह इतना ठंडा होता है कि एक दफ़ा आप इसको टच करें और मुंह पे लगाएं तो फौरी तौर पे ही वो सर्द हो जाता है, तो वो लगाया नहीं जाता। उसका तरीका ये है कि आपने छींटे मारे मुंह पे, ये तो फौरन साफ करें, ये आपको भी काम आएगा। तो फिर मैं थोड़ी शेव कर लेता हूँ, थोड़ी गेटअप निकाल, क्या ख्याल है, कोई गेटअप निकल आई? मुझे याद है कि जब हम उससे अगले दिन हापाकुंड से निकले और अब हमने तगाफरी जाना था, यानी उसी बेस कैंप राकापोशी के, हापाकुंड से निकलती ही एक बहुत ही सख्त किस्म की चढ़ाई आती है। उस सख्त चढ़ाई पे थे हम और उस दौरान नीचे मिनापिन से कोई पोर्टर ऊपर जा रहा था जिसने हमें बताया था कि नांगा पर्वत पे कोई सान्या हुआ है और उसने एक्चुअली, क्योंकि उस वक्त शायद खबर कंफर्म नहीं थी और उस वक्त जहाँ पे हम थे ना वहाँ पे मोबाइल सिग्नल थे कि हम किसी जगह पे वो कोई खबर कंफर्म करते, लेकिन पहली खबर हमें यही मिली थी जो कि ऑफ कोर्स वो गलत थी कि फेरी मेडोज़ के हवाले से थी। और मुझे याद है कि आप शदीद गमज़दा हो गए थे और मुकम्मल तौर पे वो आपके चेहरे से नज़र आता था कि आप किस कदर तकलीफ़ में हैं और उसके अगले 2-3 घंटे आपने किसी से कोई बात नहीं की थी। और जब वो पहली हमें खबर मिली थी तो वो भी इस सफ़र का एक हिस्सा बन गई ऑफ कोर्स, और बदकिस्मती से वो इसका हिस्सा बन गई। तो ये आपको याद है? इंसिडेंट हुआ था नांगा पर्वत से वापस आते हुए, माउंटेनियर थे, यूक्रेन के भी थे, एक अमेरिका के भी था, जापान का भी। मतलब इससे ज़्यादा वहशतनाक खबर मैं नहीं, मतलब है कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में फिर भी शायद, लेकिन नॉर्दर्न एरिया में जहाँ पे स्कर्दू के वहाँ पे सुपरटेंडेंट ने मुझे इनवाइट किया, मीर अफजल साहब माशाल्लाह आजकल एक्टिंग वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो वो जेल में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी 15 लोग हैं इसके और स्टाफ है और कैदी को 10 है, क्योंकि यहाँ क्राइम ही नहीं होता। तब तक पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कभी कोई मर्डर नहीं हुआ था। पहला मर्डर ज़ियाउल हक के ऐज़ में हुआ। खैर ये वो अलग दास्तान है, बहुत पीसफुल लोग। और वही मीर अफजल जब गए हम वहाँ पे खपलू, तो वहाँ पे एसपी थे,
तो बड़े बोर हो रहे थे, कहने लगे भाई जब हम थे उधर चिलास वगैरह तो वहाँ तो बड़ी रौनक रहती है ना इन चीज़ों की, लेकिन यहाँ पे वो जो है हवालदार वो बैठा हुआ मक्खियाँ मार रहा है और वो जो पूरा थाना है 2-3 कमरे थे भाएं भाएं कर रहे हैं, तो हम बड़े उदास हो गए। अब पुलिस वाला जब तक कोई कत्ल की रिपोर्ट ना आए, कोई डाका, कोई मतलब वो पुलिस वाला तो ना हुआ, उसका तो वो बहुत बोर होगा ना। तो मैंने कहने लगे कि मैंने कहा कि यार ये यहाँ पे किसी को पकड़ के तो लाओ, यहाँ रौनक को। वो एक बाबे को पकड़ लाए, कहने लगे जी इसने बैंगन चुराए। मैंने कहा ठीक है, मैंने बाबे की बड़ी खिदमत की क्योंकि हमारा गेस्ट है, तो और उसको हवालात में बंद कर दिया ताकि कुछ तमानियत। ये इतने ज़्यादा पीसफुल लोग, और उस पीसफुल उस ज़मीन जो है अमन की, उसमें जब आपको इस किस्म की खबर मिलती है तो आपको धचका तो लगता है, क्योंकि वो लगता था कि डायरेक्ट मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ ना। लोग जो हैं वो आप पे इन्हिसार करके आते हैं ना कि आपका मुल्क पुरअमन है, और वहाँ उनके साथ ये होता है। चुनांचे वो धचका, और पता ये चला था पहले इनिशली कि फेरी मेडो में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो नांगा पर्वत का जो दूसरा बेस कैंप है वो दयामीर वाला, वहाँ पे हुआ था। और ये अब भी एक बदनुमा दाग है हम पे, और मैं अब भी शर्मिंदा होता हूँ। अच्छा, एक मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के बासी जो थे, जो लोग थे, इस वो जो वहाँ पे मैसेकर हुआ है माउंटेनियर्स का, उसमें शामिल नहीं थे, ये बाहर के लोग। मैं गिलगित हूँ, हुंजा हूँ, सकरदू हूँ। मैं गिजर हूँ, गांचे हूँ, दयामर हूँ। मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान, मैं हूँ पाकिस्तान। एक बार फिर, और ये सेकंड आवर स्टार्ट हुआ चाहता है एक्सप्रेसो का, और इसके अंदर भी हम यकीनी तौर पे आपको मायूस नहीं करेंगे। इससे पहले कि हम देखें निकले तेरी तलाश में का बकिया हिस्सा, हमारे पास क्या है? हमारे पास ब्रेन ऑफ द ईयर 2020 हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उनसे हम बहुत मजेदार गुफ्तगू करने वाले। वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दैट सेगमेंट, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे निकले तेरी तलाश में का दूसरा हिस्सा। हापाकुन इसी हसीन नगर की एक खूबसूरत चरागाह है। गर्मियों में नगर के बासी अपने जानवर इसी चरागाह में छोड़ आते हैं। कोह पैमाओं और ट्रैकर्स के सामान को पहुंचाने के लिए गधे इस्तेमाल होते हैं, जो इस चरागाह में बकसरत चरते पाए जाते हैं। इसी मुनासबत से इस चरागाह को ज़रख़ून एरिया कहा जाता है, यानी गधों का इलाका। मैं जा रहा था सर, स्पाइडर की तरह देखी भाई का सूप जी यार, सर मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं नहीं, इसमें डालते हैं ना कुछ जी सर, डालते हैं। मिर्चें वो क्या होती है? सॉस सॉस कौन सा? चिली सॉस। चिली सॉस। अल्लाह सबर। तो दरअसल वो जो रिज थी, वो जो मुसलसल साथ चल रही थी और हम चढ़ाई भी चढ़ रहे थे, तो उसके आगे एक जगह आई जहाँ पे वो मंजर सामने आया, जहाँ पे राकापोशी से दिरान और नीचे दोनों बड़े ग्लेशियर्स, राकापोशी के भी और उधर दिरान से आता हुआ भी, और उसके दरमियान में जो वो आइस वॉल है ह्यूज, इतना खूबसूरत मंजर और बर्फ ही बर्फ। और जब आपने वो पहली दफ़ा मंजर देखा तो कैसा लगा था आपको? सर वो आगे सदेवान जाएंगे, निकलेंगे कितों तक? एक्चुअली इसरार भी तो बड़ा ड्रामा है ना। उसने एक ख़ास मुकाम पे जाके, जहाँ पे मैं थका हुआ नेचुरली बहुत था, तो उसने कहा कि जी आप आंखें बंद करें। आंखें बंद करके मेरा हाथ थामा उन्होंने। अब मैंने कहा पता नहीं क्या करने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा कि आंखें खोल दे। वो जो मैंने, मतलब वो इतना सडन है वो मंजर, उसको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। यानी जितनी भी मेरी प्लानिंग थी राकापोशी के बेस कैंप तक, उसकी किताबों में कहीं भी ये तस्वीर नहीं थी जो मैंने एकदम, और वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो पेंटिंग मेरे सामने उन्होंने कर दी है, ये सचमुच की नहीं हो सकती। यानी वो बर्फ़ के जो ग्लेशियर हैं और उनकी बुलंदी और उनकी खामोशी और उनकी तन्हाई, और आहिस्ता आहिस्ता जो बर्फ़ जो है वो आपस में पिघल रही है और कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं। आपको पता है कि ग्लेशियर की जो दरारें हैं उनमें से बड़ी मज़ेदार आवाज़ें जो खौफनाक भी हो सकती हैं वो आती हैं।
सुना जी, आई वाज फ्लैबरगास्टेड, यानी मेरा अगर बस चलता तो मैं वहीं टेंट लगा देता। अच्छा, बताया ये गया कि जापानीज जब आते हैं और उनके लिए ये भी एक सरप्राइज होती है, जब इस मुकाम पे पहुंचते हैं तो वो सजदा रेज हो जाते हैं, क्योंकि जापानीज ज़्यादातर नेचर जो है उसकी ज़्यादा प्रस्तश करते हैं, और वो कहते हैं कि वहाँ बैठे वो बस पढ़ते रहते थे कुछ, और वो कहते थे हमने आगे नहीं जाना। इसी तरह जब वो वहाँ पे बेस कैंप पहुँचते हैं तो वो उसके साथ एक पहाड़ी है, वहाँ पे ऊपर जाके सारा दिन लाकापोशी पे नजरें जमाए बैठे हुए हैं, और वो किसी ज्ञान ध्यान में है, ये उनकी इबादत का हिस्सा है। जिस तरह हापा कुन है, हापा कुन का जो मतलब है वो कोई गधों की चरागाह है। उसके बाद तगाफरी में भी हमने बहुत सारे गधे हमारे सराउंडिंग में, पोर्टर्स के जो गधे फिर रहे थे, और फिर वो उनका कोई टाइमिंग नहीं थी कि वो किस टाइम, हर वक्त ही तकरीबन ये आवाज़ वहाँ पे गधों की आती रहती है। तो इसने आपको यकीनन डिस्टर्ब भी किया होगा और परेशान भी किया होगा गधों ने। अच्छा, ये सारा रोमांस अपनी जगह, तो मेरा ख्याल कुदरत की वजह से कि आप ज़्यादा रोमांटिक ना हो जाए, वहाँ पे गधों को छोड़ दिया गया। गधे ये होते हैं अपने, इनके जो हमारा सामान होता है ट्रैकर्स का, वो लेके जाते हैं, उनको रात को खुले छोड़ देते। तो चांदनी रात थी, और आप जानिए कि चांदनी का गधों पे असर भी होता है, गधियों पे भी होता है, तो ज़रा रोमांटिक हो जाता। अब उन्होंने जो बोलना शुरू किया है, तो मैं आई थॉट, अब मैं लेटा हूँ थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा कोई बुखार वगैरह भी था शायद, और मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी मतलब आवाज़ें निकाल रहे हैं और कंटिन्यूस चलता ही जाता है वो सिलसिला, वो चुप नहीं हो रहे। और एक मौका ऐसा आया जब वो नीम गनूदगी में, बेजारी में, मुझे बाकायदा ये लगा कि ये गधे जो हैं ये मुख्तलिफ रागों के एक्सपर्ट जी, लेकिन वो फैंटेसी जो होती, तो वो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस जो थी वो गधे थे। तो अगले रोज़ हमने वो शिकायत की, मेरा ख्याल वो गधों को ज़रा दूर ले गए। उस रोज़ चांदनी भी मुकम्मल नहीं थी, तो वो उनको करार आ गया। बल्कि मुझे याद है कि तार साहब, अगर आपको याद हो कि वो जो हमारी कैंपिंग साइट थी, वहाँ से वो जो रिज काफ़ी आगे मुसलसल सफ़र करती रहती है, और आगे फिर बर्फ़ शुरू हो जाती है, और मैं और आप दोनों गए थे, और वहाँ जहाँ बर्फ़ें स्टार्ट हो जाती हैं और काफ़ी ऊपर तक गए थे, वहाँ पे जहाँ पे भी हम शॉट रिकॉर्ड करना चाहते थे अपने सफ़र शर्त का, जो राकापोशी नगर का जो टेलीविज़न शो चला था, तो वो कितनी दिक्कत थी। और उसमें से भी, क्योंकि वो गधे चुप ही नहीं करते थे, और उसमें से भी एक दो शॉट ऐसे मजबूरी के तौर पे लगाने पड़े थे, जिसमें बाद में नाजरीन ने कुछ फीडबैक भी दिया था कि वो पीछे गधों की आवाज़ आ रही है। अब किसी को ये नहीं बताया जा सकता, हमारे पास बड़ा ही वो कलील वक्फा होता था जिसमें हम बात कर सकें। पहला था ना इम्पैक्ट, ये वही ज़रख़ून का उनकी मैंने बात की है, एंड नेचुरली डेमोक्रेसी में हर एक को बात करने की इजाज़त है, गधों को भी है, तो इन्हें करने दें। हमारे सिंधी मानू जो है ये थोड़े से अलील हैं, ही इज़ फीलिंग बेटर, तो दवाइयाँ वगैरह खाई हैं, अभी इनके लिए चावल जो है उबाले जा रहे हैं। आज सुबह कुछ मुझे प्रॉब्लम हो गई, 4:15 बजे के करीब मेरी आँख खुली, बाहर आया थोड़ी देर के लिए, लेकिन इतना सांस चढ़ा, वापस गया हूँ तो स्लीपिंग बैग में घुसने के लिए भी बाहर, तो और आई फेल्ट कि भाई कुछ बुलंदी का असर हो रहा है मुझ पे। अब आप मायूस नहीं हुए जब हम राकापोशी के बेस कैंप तगाफरी पहुंचे, तो जो सामने का मंजर है वो यकीनन बहुत बहुत दुनिया की शायद वो नायाब तरीन मनाजिर में से होगा, लेकिन राकापोशी का वो जिस तरह का व्यू राकापोशी व्यू पॉइंट से नज़र आता है, जो जलाल या जो हैबत या जो ग्रैंडर जो नज़र आता है, वो वहाँ पे नहीं है। यानी राकापोशी बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि राकापोशी आपको इस तरह की नज़र आएगी। तो राकापोशी ने कहीं आपको मायूस तो नहीं किया था इस इतने लंबे सफ़र के बाद? नहीं, मैं क्योंकि उसमें वो मैंने आपको किया कि वो जो इतनी एक्सटेंसिव एक पूरा फील्ड था ग्लेशियर्स का, और उसके पास चोटियाँ थीं और सारा कुछ, ये एक अलग वो एक पिक्चर पोस्ट कार्ड चीज़ थी। जिस तरह आप कोई तस्वीर देख के उसको अप्रिशिएट करते हैं, और फिर यकदम अगर आप उस मंज़र के अंदर चले जाएं तो वहाँ हवाएं भी होंगी, और वो हवा सर्द भी होगी, वहाँ डेसोलेशन भी होगी, वहाँ पे चांदनी रात भी होगी, गधे भी होंगे, वो मतलब रियल होगा। चुनांचे मैं उसको कतई तौर पे मायूस नहीं हुआ। तार साहब, जो राकापोशी से दिरान की जो वॉल है, वो जो आइस वॉल है, यानी क्या बुलंद और कितनी खूबसूरत, और नीचे सारे उसके ग्लेशियर्स हैं, उस दीवार ने आपको मुतासिर किया?
मैंने जो है रूपल फेस वहाँ पे नागा पर्वत की दीवार देखी हुई है जी, और वो दुनिया की अजीम तरीन दीवारों में से है, जिसका मैसनर ने भी जो 6 दीवारें उसने गिनवाई हैं, मैसिव बर्फानी दीवारें हैं, उनमें वो तो उसके मुकाबले में तो नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इसमें ग्रैंजर नहीं है, राकापोशी के पूरा सिलसिला जो है को इसमें वो ग्रैंजर नहीं है, जी जी। इसमें नस्वानियत और डेलिकेसी है जो दिल पे असर करती है। तगाफरी से वापस आ रहे थे, हमने एक ही दिन में वो सारा सफ़र किया, मिनापिन तक गो के जाते हुए हमने कैंपिंग एक जगह पे की थी, लेकिन वापसी पे वो सारा सफ़र एक ही दिन में किया। और मुझे याद है कि वो जो बिल्कुल लास्ट उसी बंजर, उसी वो जो शदीद चढ़ाई थी, अब यकीनन वो शदीद उतराई थी, तो उस पर आपने मुझे एक दफ़ा कहा था उसी दौरान कि मेरी टांगों के बिल्कुल हिस्सियात जो हैं मुझे कोई ख़त्म हो गई हैं और मुझे बिल्कुल उस वहाँ से कोई सेंसेशन नहीं है, बस आप चलते जा रहे थे और वो एक बहुत ही टफ था, बहुत ही मुश्किल था। आपको यकीनन याद होगा। हाँ, मुझे याद है। होता ये है कि भाई एक ख़ास वक्त आता है थकावट का जी, ये मुख्तलिफ चीज़ों में आता है जी, ये क्रिएटिविटी में भी आता है, ये पेंटिंग्स में भी आता है, ये हर चीज़ में आता है जिसके साथ आपकी कमिटमेंट हो, जिस भी क्रिएटिव और ट्रैकिंग जो है क्रिएटिव आर्ट है और एक क्रिएटिव एक्टिविटी है जी। तो उस वक्त मेरी बिल्कुल हिस्सियात ख़त्म हो गई थी और मेरे टांगें काम नहीं कर रही थी और वो मैं एक रोबोट की तरह, मेरा ख्याल है कि मेरा कोई और सिस्टम ऑन हो गया था क्योंकि फिज़िकली आई वाज टोटली एग्जॉस्टेड और उस सिस्टम के जिस तरह वो फ्रैंकनस्टाइन जो होता है ठप ठप या कोई वो जो रोबोट होता है, मैं उस तरह चल रहा था। तो मुझे याद है कि जमील ने मुझसे कहा कि मैं आपको थाम लेता हूँ या कुछ करता हूँ। मैंने कहा जमील अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं एकदम कोलैप्स कर जाऊँगा। चुनांचे वो मुझे याद है कि जो मुझ पे गुजरी सो गुजरी। इसके साथ मेरी तस्वीर इधर देखो, इधर He is the Michelangelo. सर थोड़ा सा उनका बताएंगे आपके कैसे दोस्त हैं? ये मतलब है कि ये रौनक है इस दीरान रेस्ट हाउस की। जिस तरह एक मासूम बच्चे की तरह घूमते फिरते हैं, हर एक की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, गोया खुशियाँ बांटते हैं। और इन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वुडवर्ड्स, ये ग्राइप वाटर। ये बच्चे की तस्वीर है क्योंकि ये खुद भी एक बच्चा है। नगर वालों ने मुझे बहुत इज्जत दी, बल्कि वहाँ पे एक बहुत एंट्री के ऊपर एक मेरी तस्वीर लगा के उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप शिमाल से मोहब्बत करते हैं और शिमाल वाले आपसे मोहब्बत करते हैं। बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है, मैं शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ एक गुजारिश है कि ज़रा सा होता है किसी लैंडस्केप का तो चीज़ें ज्यों की त्यों नहीं रहती हैं। आपको उसी हिसाब से अपना दिल बड़ा करना चाहिए। आप किसी मुखासमत या मुकाबला करके आप आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि आपके पास जो कुछ है वो दूसरे के पास शायद ना हो, लेकिन दूसरे के पास भी कुछ ना कुछ है। तो वो एट टाइम्स आई फेल्ट कि कोई एक मुकाबले की या मुखासमत की फ़िज़ा और दूसरे फरीक के हवाले से कुछ नारवा से रवैये, मेरा ख़्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। नगर इट्सेल्फ मतलब है कि उसमें इतनी चाम है, इतनी ज़बरदस्त साइट्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, झीलें हैं और इतने प्यारे लोग हैं। ये इनकी एंटिटी जो है वो इंडिविजुअली जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। उसके लिए इस तरह की तगोदो नहीं करनी चाहिए कि किसी और का नाम ना आए, सिर्फ हमारा नाम आए।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और मैं हूं इमरान अरबला, मेरे साथ है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम एक्सप्रेसो के अंदर कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आएं, कुछ ऐसा जो शायद कहीं आपको देखने को नहीं मिलता या कम देखने को मिलता है। आज भी हमने एक बड़ी खास शख्सियत को ब्रेक पे जाने से पहले भी आपको बताया था, इन्वाइट किया हमारे शो के अंदर, और आज हमारे साथ एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेसो के अंदर मौजूद है ब्रेन ऑफ द ईयर 2020। बिल्कुल, हमें आरिफ अनीस साहब ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो कि वैसे तो एक्सप्रेस ग्रुप के साथ भी वाबस्ता है और बड़े एजाज की बात है हमारे लिए कि हमारे अखबार के लिए लिखते हैं, ट्रिब्यून के लिए भी और एक्सप्रेस उर्दू के लिए भी। लेकिन उनको ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है बरतानिया में, जो कि इससे पहले कई मारूफ और मशहूर शख्सियात को दिया जा चुका है। बिल्कुल, और उनको ये अवार्ड कोरोना वायरस के दौरान खिदमत पर दिया गया। और इस अवार्ड की बात की जाए तो ब्रेन ट्रस्ट हर साल ये एजाज बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी फलाह बहबूद की गैर मामूली खिदमत सर अंजाम देने पर यह अवार्ड दिया जाता है। और इससे कबल आरिफ अनीस साहब 2019 में ग्लोबल मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। और आज हमारे साथ हमारे शो एक्सप्रेसो है, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ अनीस साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स एन ऑनर कि आप हमारे साथ आज एक्सप्रेसो का हिस्सा बने। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड आपने जीता, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। आप पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया। क्या कहेंगे अपने इस अवार्ड के हवाले से? जी, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरे लिए भी ये बहुत एजाज की बात है और आई कंसीडर वी आर टीम पाकिस्तान। और मेरे लिए ये एक जिस तरह अलिफ लैला में एक किस्सा है, सोते जागते का किस्सा, ये अवार्ड और उसकी अनाउंसमेंट जो कि अभी 3-4 दिन पहले हुई, मेरे लिए ये तकरीबन उसी तरह का एक किस्सा है। इट सीम्स एक्चुअली टू बिग एंड टू गुड टू बी ट्रू, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्चुअली गेट यूज्ड टू दैट। क्योंकि मैं वाली सून केसर में पैदा हुआ, पंजाब के दूर दराज एक गांव में कह लीजिए, एक बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। और वहाँ से उठ के आप ब्रेन ऑफ द ईयर, ये बल्कि थोड़ा सा एक चुटकुला सा सुनाऊंगा कि एक साबका जो ये प्राइज होल्डर हैं, जिनको लॉरिएट आप कह सकते हैं, उनका नाम है प्रिंस मार्क कैस्पर्स्की, ये ऑस्ट्रेलियन है। तो जब अभी ये अवार्ड अनाउंसमेंट हुई तो एक लॉरियट्स के बाकी ग्रुप में जो पहले पिछले 30 साल में 1990 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आरिफ अनीस, आई जस्ट वार्न यू अबाउट वन थिंग। आई गॉट वेरी क्यूरियस, मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आज से कुछ 8-10 साल पहले ये अवार्ड मिला। वो एक शाही सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, पोलिश शाही खानदान से हैं। उन्होंने कहा कि जब से पिछले 8-10 साल से मुझे ये अवार्ड मिला है, उसके बाद जब कभी मैं कोई अहमकाना हरकत करता हूँ, कोई स्टूपिड हरकत करता हूँ, तो मेरी बीबी मेरी तरफ देखती है, प्रिंसेस पैट्रीना उनका नाम है, और वो कहती है अच्छा ऑलराइट मार्क, सो यू आर द वन हु गॉट द ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो उन्होंने कहा कि फिर आई वार्न यू, ये अवार्ड पहनना ज्यादा इसको कैरी करना, इसको कैरी करना बड़ा। तो एज I've already said, एक तो हमारे लिए बीइंग ऑन एक्सप्रेसो के लिए, एक्सप्रेस ग्रुप के लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप एक्सप्रेसो पे भी और एक्सप्रेस ग्रुप के साथ वाबस्ता हैं आप। इट्स रियली एन ऑनर। और जैसे आपने सून केसर का जिक्र किया, एक बायोग्राफी फिल्म में आपकी देख रहा था आरिफ साहब, जिसमें आप अपनी जिंदगी के बारे में टाट पे बैठ के पढ़ना दरख्त के नीचे, एंड देन रीचिंग टू द लंदन एंड द US प्रेसिडेंट्स एंड ऑल, बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक तो ये जो बार बार अब अपनी बुनियादी जमीन का हवाला देते हैं, ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? नंबर 1। नंबर 2, ये जिस आइडिया के ऊपर आपको अवार्ड दिया गया, डिड यू रियली एक्सपेक्ट कि ये वर्क करेगा, या इट वाज जस्ट फॉर सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लेटर इट वर्क फॉर द अवार्ड एज वेल? इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया, दोनों बड़े आपने भारी बरकत कर दिए। जमीन जरूर साहब क्या हवाला है। जब आप खास तौर पर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट से आप अपने एयरपोर्ट से किसी और एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, तो एक सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट निकालते हैं, आप अपना ग्रीन पासपोर्ट निकालते हैं, और वो आपकी शिनाख्त का एक बड़ा गैर मामूली हवाला बन जाता है। तो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले, जिस आप लोगों ने भी अपना ट्रैवल किया होगा, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हमेशा आइडेंटिटी के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो मेरे लिए ये है कि मैंने पाकिस्तान में आंख खोली, वहाँ पर मैं परवान चढ़ा, वो मेरा पहला हवाला है। और वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहना, मेरे ख्याल में एक जो गरीबुल वतन कह लीजिए, ओवरसीज कह लीजिए, उसके लिए वो बहुत मीनिंगफुल रहता है। तो उसकी वजह ये है।
सेकंड, आपने जो बात की ये जो अवार्ड मिला पर्टिकुलर उस एंगल से, हमने जब ये स्टार्ट किया उसमें इनफैक्ट हम 3 पाकिस्तानी थे। मैं जो कि खैर लिखता भी रहा हूँ, मेरी कुछ सारे किताबें शाया हुई, मेरा कोई लर्निंग एंड डेवलपमेंट के फील्ड से वास्ता है। बाकी जो मेरे दोस्त थे, सलेमान रजा उनका नाम है, वो एक इधर यूके में बहुत बड़ा उनका रेस्टोरेंट है रहे हैं, फूड का बिजनेस है। एक और मेरे दोस्त थे जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थे, वो फोर्ब्स 30 अंडर 30 के लिए भी अभी इसी साल मुंतखब हुए। हम तीनों ने मिलकर ये 1 मिलियन मील्स सेटअप किया। और इसमें यह था कि जब जैसे ही लॉकडाउन हुआ, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में भी यही सब कुछ हुआ। जनवरी फरवरी दिस ईयर जब लॉकडाउन हुआ तो लंदन में भी ये हुआ कि मार्च के तकरीबन एंड पर लॉकडाउन हुआ तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि कोरोना वायरस क्या बला है, इससे कैसे निपटना है। आपके इल्म में है कि हर रोज आपको अजीब व गरीब किस्म की चीजें फोन पे मौजूद होती थी, टीवी पे आप देखते थे। तो बिल्कुल एक तरह से कारोबारी जिंदगी थम गया। और आप इमेजिन कीजिए कि यूके जो कि ज़ाहिर दुनिया की बड़ी ताकतों में से है कि चौथे बड़े नंबर पे आप रखते हैं, यहाँ पर भी अस्पतालों में कैंटीनें बंद हो गई, सारे के सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए और किसी को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। सो दैट इज व्हेन वी एक्चुअली स्टार्टेड दिस। हमारा ये ख्याल था कि हम and it really worked very well, मतलब लोगों के लिए भी and then obviously for yourself as well। अच्छा, एक आपकी किताब के हवाले से हम जानना चाहेंगे। वैसे तो आप कई किताबें लिख चुके हैं, लेकिन 2015 में आपने एक बुक लिखी थी आई एम पॉसिबल, और वो किताब जो है खासी मशहूर भी हुई। बेसिकली उस आइडिया क्या था उस बुक के पीछे, जो आप मैसेज लोगों को कन्वे करना चाहते थे? वेल उसका आइडिया बड़ा रूहानी सा है। आई एम पॉसिबल, जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि अल्लाह गॉड हैज मेड अस इन हिज इमेज, उसने हमें बनाया और फिर हमें अशरफुल मखलूकात कहा और हमें फिर अपना नायब भी कहा। ये सब रूहानी किताबों में है, मुकद्दस किताबों में है। तो अगर हम अपने आप को अपने रब का नायब समझते हैं और रब बेपनाह है और हमारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब हम अपने आप को डेप्टी कहते हैं उसका, यानी कि उस रब का डेप्टी कहते हैं, तो उसी हिसाब से हमारी पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस हो जाती हैं। तो आई एम पॉसिबल ये है कि रब ने बनाया, उसने कुछ महदूदात भी रखी, लेकिन एट द सेम टाइम उसने हमें बेपनाह बनाया है अपने इमेज के अंदर, और ये एक उस ह्यूमन माइंड का एंडेवर है। तो बेसिकली एक मिस्टिक थॉट इसके पीछे मौजूद है इसको लिखने के लिए। टाइम हमारे पास चूंकि बहुत शॉर्ट है, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाना चाहते हैं जितने भी पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं बिलुमूम, और आप जैसे बिलखुसूस, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आपने इतना नाम कमाया उसके लिए कुछ ना कुछ कम्युनिटी को आप रिटर्न भी करें, अपनी तहरीरों की सूरत में, बुक्स की सूरत में तो आप कर ही रहे हैं। ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड कुछ आपका इरादा है पाकिस्तान को देखते हुए, हमारी इकोनॉमी, सोशल इशूज़ के पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें? अगर है तो वो क्या है, इस हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, आप एक उसका क्विक से जवाब यह है कि पाकिस्तान, खैर में जो कि ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ पाकिस्तान से बाहर आए हुए, लेकिन जो भी 7-8 साल हुए उसमें मैं मुंसलिक हूँ पाकिस्तान के साथ। अखुवत आपके इल्म में है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तंजीम है। मैं अखुवत का यूके और यूरोप के लिए उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ। अखुवत इस दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है माइक्रो फाइनेंस के हवाले से, और मेरे ख्याल में ये एक सूरत है पाकिस्तान को रिटर्न करने की, पाकिस्तान की खिदमत करने की। जबरदस्त। एक मैसेज जो एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से आप हमारे देखने वालों को, तमाम तर पाकिस्तानियों को देना चाहें, क्योंकि आप अवार्ड होल्डर भी हैं और आप दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, एक छोटा सा मैसेज हमारे एक्सप्रेसो नाजरीन के लिए। एक छोटा सा मैसेज यही हो सकता है कि इट डजंट मैटर वेयर यू स्टार्ट। मैं अपना हवाला इसी दूंगा कि एक गांव से लेकर आप ब्रेन ऑफ द ईयर कहलाते हैं, तो ये सारी इम्कानात शायद उस वक्त हमारे जहन में नहीं होते। वी आर पॉसिबल। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आगाज करते हैं, फर्क इस चीज से पड़ता है आप कहाँ पर इख्तिताम करते हैं। और आप सब लोग जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं पाकिस्तानियों को दुनिया की सबसे ज़हीन तरीन कौमों में शुमार करता हूँ। आप सब के अंदर जो एनर्जी, जो इम्कानात पोशीदा हैं, आप जहाँ में भी खत्म करेंगे इंशाल्लाह दुनिया की बहुत बड़ी चोटी होगी। That's amazing and everything is possible, as you said, you are possible, we are possible। अनीस आरिफ साहब, thank you very much for your precious, आरिफ अनीस साहब हमारे साथ रहने के लिए, for your precious time, for all the suggestions, for all the things जो आपने हमें बताई, और इंशाल्लाह दोबारा भी कोशिश करेंगे और पाकिस्तान आए तो स्टूडियो में भी आपको इन्वाइट करें। Thank you very much once again for being with us. It's an honor to have you। अभी हम एक ब्रेक लेंगे।
एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। और अब बात कर लेते हैं कौम के एक और सपूत की जिन्हें हम याद कर रहे हैं आज उनके यौम शहादत के मौके पर। जी हाँ, जिक्र है सैफ अली जंजुआ का। सैफ अली जंजुआ शहीद जो कि निशाने हैदर हैं। उन्होंने 1948 के अंदर पाक फौज के लिए खिदमत सर अंजाम देते हुए कश्मीर के महाज पर न सिर्फ जान पे खेल के अपने उस इलाके को बचाया जहाँ पे वो तैनात थे, अपनी पोस्ट को बचाया और यकीनी तौर पे अपना जो फ़र्ज़ है वो बेहतरीन तरीके से अदा किया। इस हवाले से ISPR ने भी एक खास ट्वीट किया आज DG ISPR की जानिब से, जिसमें सैफ अली जंजुआ की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया गया। 1941 में उस वक्त की जो रॉयल मिलिट्री है बरतानिया की, उसमें शमूलियत इख्तियार की। 1947 और तकसीम हिंद के बाद हम अगर बात करें 1948 में जब भारत ने मजमूम कोशिश की अपनी फ़ौज पाकिस्तान के इलाके कश्मीर में उतारने के लिए और सारे इलाके पर कब्जा करने के लिए, तो इनको जिस पोस्ट का इख्तियार दिया गया वहाँ पर इन्होंने भरपूर तरीके से खिदमत सर अंजाम देते हुए न सिर्फ उस पोस्ट का दिफा किया बल्कि अपने इलाके का दिफा किया और शहीद हुए की तारीख में और सुनहरी अल्फाज से तारीख में अपना नाम लिखवाया। सो हम सैफ अली जंजुआ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। नो डाउट। इसके साथ साथ जी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएंगे हेल्थ एंड फिटनेस। जी हेल्थ एंड फिटनेस में हमारे साथ हैं खुशी। खुशी आज खुश हैं। खुशी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप वाकई खुश हैं? हमें लग रहा है नहीं मैं खुश हूँ। यहाँ पर आके हमेशा खुश खुशी ने कहा रोज बोलते हैं। अच्छा खुशी, आज हमें खुशी खुशी आप क्या बताने वाले? आज मैं आपको कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बताऊंगी जो आपके मसल्स को फ्लेक्सिबल ज़्यादा करेगा, स्ट्रेचेबल, स्ट्रेंथनिंग अच्छी होगी, मसल एलोंगेट करेगा। कुछ योगा टाइप सी स्ट्रेचेज हैं। सो वी गोना स्टार्ट ऑन द मैट, फीट टुगेदर, टोज टुगेदर। आपने फॉरवर्ड फॉल करना है एंड अब नीज बेंड करके आपने अपने एंकल्स को ग्रैब करना है, ठीक है, पकड़ना है और हिप्स को ऊपर नीचे करना है अपने। बेंड योर नीज एंड ब्रीथ आउट, हैंड्स ऑन द ग्राउंड, स्ट्रेच बैक टू प्लैंक पोजीशन। प्लैंक पोजीशन में आपने नीज नीचे रखनी है, चेस्ट आगे करनी है, ठीक है। और खुशी कितने ड्यूरेशन क्या होगा? 15 सेकेंड। 1 फुट आगे लेके आना, राइट नेक्स्ट टू योर आर्म, हैंड एंड look up towards your hand, stretch your arms in the air towards the ceiling. Okay, switch. Okay, downward dog की position में जाना, hip raise करने हैं and then stand, feet wide, stretch and जिनसे ज़्यादा stretch नहीं हो रहा they can go there like this, या इस तरह भी कर सकते हैं। hips को side पे stretch करना है, वैसे फुल डाउन, ये इनर और आउटर थाइस को हिट करेगा आपको। फ्लेक्सिबल इंटेंस, ये बहुत इंटेंस नहीं है, इसीलिए उनका पोस्चर पे फोकस ज्यादा है, कैमरे पे कम। ये बिगनर्स के लिए नहीं है, बट ये जो लिफ्टिंग कर रहे हैं या जो क्रॉसफिट वगैरह एक हाई इंटेंस लेवल पे कर रहे हैं उनके लिए है। मुझे तो देख के टेंशन हो गई। रीच आउट टुवर्ड्स द ग्राउंड। फिर भी टेंशन तो होती है ना, आपकी तरह मैं टेंशन लेती हूँ। रीच आउट टुवर्ड्स द ग्राउंड। Then आपके जिनको रिस्क के issues हैं, they can turn their hands towards their knees and stretch back. Perfect. Stretch back. ठीक है। Are we done? Yes, we are done. Thank you so much खुशी। अच्छा, हमारी बातें सुनते हुए इसी पोस्चर में रुक गई कि अब ये मुकम्मल करें। हाँ, ये बोलना चुका है। थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया कि आप सुबह सुबह अच्छी एक्सरसाइज बता दी। और ये सिर्फ देख के वेट लूज करती हैं, और आप तो जैसे बहुत करते हैं। ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। ओके, आवाज भी नहीं निकली। खुशामदीद कोल्ड किचन में हम आ चुके हैं और कोल्ड किचन में हमारे साथ शेफ नोमान है। इनसे हम पूछेंगे कि आज क्या बना रहे हैं। शेफ नोमान, कैसे आप ठीक हैं? क्या बना रहे हैं? आज आपके लिए ग्रीन एप्पल स्लश बनाया है मैंने। बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है और इसका फ्लेवर भी स्वीट एंड सावर भी आएगा आपको। और इंग्रेडिएंट्स है इसके, आपने एप्पल जूस ले लेना है और उसके बाद ग्रीन एप्पल सिरप मिलता है, आपने ग्रीन एप्पल सिरप ले लेना है, ठीक है। आपको मैं 1 गिलास की रेसिपी बता देता हूँ। आपने 100 ml जो है अपना जूस ब्लेंडर में डाल लेना है और उसके बाद 100 ml जूस, यस, एप्पल जूस, बिल्कुल। और उसके बाद आपने 9 क्यूब आइस के इसके अंदर ऐड कर लेने हैं और उसके बाद 20 ml आपने ग्रीन एप्पल सिरप ऐड कर लेना है, क्योंकि फिर सिरप जो होता है इसकी स्वीटनेस, जब आइस ब्लेंड होती है तो स्वीटनेस डाउन हो जाती है जूस की, उसकी वजह से सिरप ऐड होगा तो उसका फ्लेवर जो होगा स्वीट एंड सावर आएगा। उसके बाद इसको ब्लेंड करें और सर्व कर दें। मैं दूसरी ड्रिंक, वैसे हमने एक ग्लास बनाया भी है, ऐसे आप दूसरा भी अगर दूसरा भी सर्व सर दोनों के लिए बनाया है, ये ना हो
फिर मैडम नाराज हो जाए या सर नाराज हो जाए। मैं तो वैसे आप पी के नाराज होंगे कि कैसा बनाया। सर्दियाँ आने वाली, अब आप कुछ हमें ना सूप वूप ऐसी जी जी बिल्कुल, कॉफी सूप्स ये बनाएंगे। बहुत ठंडे दिमाग से लोगों ने सोचा, थोड़ा गर्म दिमाग से। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इंतखाबात होने वाले हैं वहाँ पे, और बताना हमने सिर्फ आपको ये कि न सिर्फ जीबी के हवाले से, नॉर्दर्न एरियाज के हवाले से सैर तो हम आपको करवाते ही रहते हैं, उस इलाके की जो ज्योग्राफी है वो तो हम बताते ही रहते हैं, लेकिन अब हम आपको इलेक्शन के हवाले से भी खुसूसी अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे एक्सप्रेसो के अंदर। और इसके साथ साथ हम कुछ अमरीकी सदारती इंतखाबात की भी बात उससे पहले पोल की बात कर लेंगे। पोल बता दें आप। पहले हम पोल बता दें, इस्लामोफोबिया के हवाले से क्या सोशल मीडिया या एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रहा है, इस्लामोफोबिया को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, क्या आप इस किरदार से मुतमईन है? 87% लोग ये कह रहे हैं अमला कि वो मुतमईन नहीं है, और ये बात यकीनी तौर पर दुरुस्त है। 9% ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का जो किरदार है वो ठीक है, और 4% कहते हैं पता नहीं। वो बड़ी ऑप्शन भी हमारे पास है, अभी हम अपने देखने वालों से लेंगे और इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात। और यूएस इलेक्शन के हवाले से, यूएस इलेक्शन के हवाले से सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया फ्लोरिडा में, और उनसे एक सहाफी ने सवाल किया कि आपने किसको वोट कास्ट किया, तो उन्होंने कहा मैंने ट्रंप नामी एक उम्मीदवार को वोट कास्ट किया। इस पे बात करते रहेंगे। फिल वक्त आपसे इजाजत चाहते हैं, कल हमें देखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। टिल आवर नेक्स्ट मीट, अल्लाह ने के बानो मेहरबान।